Okay, so hello guys. So today in this video, I have come with a very interesting question that I saw in a test series, and that will be able to solve your lot of doubts. And I trust me, this question can clear your concepts in a such a way that you have never imagined as well. Okay, so let's read this question first of all with the reference sorry, this photo has been cutted. So the question is, with the reference to India, consider the following pairs. Okay, the land could not be converted to non-forest purposes once it was notified as the critical wildlife habitat. ठीक है, पढ़ा. And the act under which is covered is basically the Wildlife Protection Act 1972. अब जब इस क्वेश्चन को देखोगे, whenever you will look into this question, you will understand कि यार वाइल्ड लाइफ तो है और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है. दैट मीन द ऑप्शन कुड बी करेक्ट. Okay, this will be the first instinct that an individual get. Okay, let's read the second thing. Recognize the right to the forest community to allocate forest land for the development purposes to fulfill their basic infrastructural need, and this have been mentioned in the Forest Right Act. ठीक है. The third thing is, all land acquisitions require the consent of at least 80% of tribal people affected, and this have been mentioned in basically LARR Act. Okay, the right to fair compensation and transparency in land acquisition and rehabilitation and resettlement act of 2013. अब इस क्वेश्चन को जब देखोगे ना तो दिमाग ऐसा घूम जाएगा बिल्कुल कि भाई क्या होगा इस केस के अंदर. तो यहाँ पे एक चीज देखो, फर्स्ट थिंग, यहाँ पे एक टर्म है एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऑल द लैंड एक्विजिशंस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 80% ऑफ द पीपल अफेक्टेड. थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार जब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हुआ है, क्या उस केस के अंदर जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहां पे क्या 80% ऑफ पीपल कंसेंट लिया गया है? क्या हर प्रोजेक्ट के लिए 80% कंसेंट जो कंसेंट है वो लिया जाएगा क्या? तो इस चीज को देखते ऐसा लगता है कि यार दिस स्टेटमेंट इज रियली वेरी एक्सट्रीम. तो उस केस में हम कहीं ना कहीं एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि शायद नहीं होगा ये चीज़. ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, एक ऑप्शन तो गया कि ऑल द फोर मतलब वाला जो था वो चीज़ तो होगी नहीं. ठीक है. सेकेंड चीज, recognizes the right of the community to allocate forest land for the development purposes to fulfill their basic infrastructural need. और ये जो सिंपल ये जो स्टेटमेंट है ये हम ऑलमोस्ट पढ़ते हैं तो लगभग ये चीज़ अपने को पता होती है. बट पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये स्टेटमेंट, क्योंकि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट दिमाग में आते ही ऐसा लगता है कि यार ये तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हो सकता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है तो वाइल्ड लाइफ इसमें दे रखा है. ठीक है, बट यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आज बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हम. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझो आप कि दिस इज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि दिस इज द फॉरेस्ट. ठीक है, दिस इज द फॉरेस्ट. वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी मेक इट मोर क्लियर. क्या हो गया इसके? वेट फॉर अ सेकेंड. सो दिस इज द फॉरेस्ट. ओके, अब इस फॉरेस्ट में क्या होगा? सबसे पहले बहुत सारे पेड़ होंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे पेड़ होंगे. कुछ एक स्पीसीज होगी, कुछ एक क्या होगी आपके पास, स्पीशीज होगी. ठीक है, दिस इज, लेट्स टॉक अबाउट द लाइक दिस इज द पपी बेसिकली इन दिस फोटो. सो बहुत सारी स्पीसीज भी होगी. उसके अलावा क्या होगा, ट्राइबल कम्युनिटीज होगी. इतना क्लियर है फॉरेस्ट के अंदर. ठीक है, अब जो आपके पास फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट कुछ क्या करता है, कुछ एक मतलब जो आपके पास फॉरेस्ट का लैंड है ना उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है. कैसे डिवाइड करता है? कुछ एक एरिया है ना उसको डिनोट करता है, दैट इज क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. समझे मैं जो समझाना चाह रहा था? दैट मीन जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है ना, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट मतलब उसके अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, न कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. बट उस क्वेश्चन को देखते ही ऐसा फील होगा कि भाई ये तो मतलब यही होना चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट होगा. समझ रहे हो? इसे कहते हैं कि कन्फ्यूजन्स के साथ डील कैसे करोगे. जब आप क्वेश्चन देखते हो तो ये चीज़ें क्लियर होती है. ठीक है,
चलिए समझते हैं इसको अच्छे से। तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना, वो क्या करता है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिनोट करता है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की खास बात क्या है, what is the main point, that is the land diverted to critical wildlife habitat cannot be diverted for the non forestry purposes। that mean कि यहाँ पे जो लैंड एलोकेट की गई है ना क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए, इसको हम खाली छोड़ेंगे। खाली छोड़ना इन द सेंस इसमें नो डिस्टर्बेंस जोन होगा, ठीक है। तो इसको न तो हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे, ना ट्राइबल्स के सेटलमेंट के लिए यूज करेंगे। इसका एक ही काम हो सकता है, दैट मीन द फॉरेस्ट पर्पस। एंड द फॉरेस्ट पर्पस क्या है, व्हाट इज द फॉरेस्ट पर्पस? फॉरेस्ट का पर्पस सिंपल है ना, कि जो वहां पे क्रिटिकल एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, क्रिटिकल स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट करना है। तो हम इस एरिया के अंदर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंदर सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स यूज कर सकते, चला सकते हैं जिनका एक तरह से फॉरेस्ट का बेनिफिट हो, फॉरेस्ट की स्पीशीज का बेनिफिट हो, वेजिटेशन का बेनिफिट हो। वहां पे हम कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उस फॉरेस्ट पे क्या हो, एक तरह से हार्म हो। तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट समझे। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है ना, ये कॉन्सेप्ट रिजेंबल करता है। रिजेंबल मीन्स सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, किसके, क्रिटिकल टाइगर रिजर्व, टाइगर हैबिटेट, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ठीक है। यहाँ पे आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है ना, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर डिनोट किया जाता है। समझ पा रहे हो कहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कि हम देखते हैं कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, वो तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर डिनोट किया जाता है। वहीं जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब नोटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ऑलमोस्ट हर बंदा कंफ्यूज होगा उस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें दिमाग से स्लिप हो जाती है, ठीक है। तो अब से याद रखना, जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को किस में डिनोट किया जाता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर, और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है उसको हम डिनोट करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो इस फॉरेस्ट के अंदर मैंने बताया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर सबसे पहला जो चीज़ होती है वो क्या करते हैं, कि यहाँ पे जो आपके पास एक एरिया नोटिफाई करेंगे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, और जिसमें जो लैंड है ना वो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। सेकंड थिंग, फॉरेस्ट राइट एक्ट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, ठीक है ना। उनका जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज मतलब जो ट्राइबल पीपल है जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है, जिनका लिवलीहुड, जिनका हैबिटेशन, जिनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन सब फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है। कांतारा देखिए, तो कांतारा में उनका जो पूरा लिविंग स्टाइल था वो फॉरेस्ट से रिलेटेड था, वो खाना भी फॉरेस्ट से लेते थे, ठीक है, कपड़े भी फॉरेस्ट से लेते थे। तो इन दिस जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ है उनके राइट को भी रिकॉग्नाइज करता है कौन, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। समझ आया। तो पहली चीज तो क्या करेगा, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिनोट करेगा फॉरेस्ट राइट एक्ट। सेकंड क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है ना, टू फॉरेस्ट रिसोर्स ऑन विच दीज कम्युनिटीज बेसिकली आर डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, क्लियर है। थर्ड थिंग फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या करता है, नोटिफाई करता है किसी लैंड को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। जैसे मान लो ये वाला लैंड का पार्ट था ना, तो ये क्या करेगा, एलोकेट कर देगा फॉरेस्ट लैंड को, क्योंकि यहाँ पे भी फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पे भी पेड़ आपको दिखेंगे, ठीक है। तो दिस एक्ट कैन एलोकेट लैंड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर फुलफिलिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज। समझ में आया कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड है, जैसे ये जो कम्युनिटीज रह रही है इस फॉरेस्ट के अंदर, तो इनको भी क्या चाहिए, इनको भी भाई स्कूल चाहिए, ठीक है, इनको भी हॉस्पिटल चाहिए, ठीक है, इनको भी हॉस्पिटल चाहिए,
इनको भी पक्के मकान चाहिए, ठीक है। तो पक्के मकान यूजुअली नहीं चाहिए, मतलब इनकी भी एक स्टोरी है, मैं समझाऊंगा कभी किसी दिन अगर टाइम मिलेगा। तो इनकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड को पूरा करने के लिए जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना, उसमें आप क्या कर सकते हो, लैंड भी दे सकते हो, ठीक है ना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो तीन चीजें समझ आई फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर। फर्स्ट थिंग, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिनोट करते हैं। सेकंड, जो ये एक्ट है वो रिकॉग्नाइज करता है राइट किसका, ट्राइबल कम्युनिटीज का। थर्ड थिंग, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लैंड को एलोकेट किया जा सकता है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर। अब कई बार क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का होना, जैसे फॉर एग्जांपल केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के अंदर इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपके पास पन्ना टाइगर रिजर्व था ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, उसका बहुत सारा पार्ट डैमेज हुआ है, उसमें उसका कोर पार्ट भी डैमेज हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पे जो रह रही है, तो उनको भी बेचारों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो अगर डिस्प्लेस किया तो क्योंकि उनका तो पूरा लिवलीहुड ही एक तरह से मतलब फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर लिवलीहुड पूरा फॉरेस्ट पे डिपेंड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में जो उनका सेटलमेंट है, रीसेटलमेंट है, वो इंश्योर करता है फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है ना। उनका रीसेटलमेंट जो है वो कौन डिसाइड करता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम eviction without eviction without rehabilitation and settlement. That mean if you rehabilitate them, first you have if you want to remove them from their native place, you have to rehabilitate them. That mean you have to give some alternative land. मतलब यहां से अगर आपने डिस्प्लेस करा है ना, तो इसको कहीं ना कहीं यहां पे जगह दो। इफ यू विल नॉट डू दैट ब्रो, यू कांट रिमूव देम। सो दिस इज द power from the forest right act. Along with that, there is another act also that also talk about the rehabilitation, that is called as LARR Act of 2013, LARR Act of 2013। अब ये LARR एक्ट क्या कहता है 2013 का, इसको बोलते हैं इस एक्ट को राइट टू फेयर कंपनसेशन, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड rehabilitation and resettlement Act of 2013, ठीक है। तो याद रखना, जब ट्राइबल कम्युनिटी को डिस्प्लेस करना होगा ना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, तो दो एक्ट काम आएंगे। पहला कौन सा एक्ट आएगा, FRA 2006, जो कि बोलता है कि बिना रिहैबिलिटेशन के आप उनको एविक्ट नहीं कर सकते हो, आप उनको नहीं हटा सकते हो, पहले आपको लैंड देनी पड़ेगी अल्टरनेटिव। और जो लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एक्ट जो है 2013 का, LARR एक्ट है, ये क्या कहता है, ये कंडीशंस बनाता है। कंडीशन क्या बनाता है कि अगर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, या फिर या तो मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, या फिर वो है प्राइवेट कंपनी, या फिर वो क्या है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है या प्राइवेट कंपनी है, तो आपको एटलीस्ट 80% जो अफेक्टेड पीपल है, 80% अफेक्टेड पीपल है, उनका कंसेंट चाहिएगा उस प्रोजेक्ट के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो LARR एक्ट क्या कहता है कि जो पीपल अफेक्टेड है उनका एटलीस्ट 80% कंसेंट चाहिए, 80% अफेक्टेड पीपल का। बट अगर है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक ONGC, ठीक है, अगर वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, तो दिस कंसेंट इज नॉट मैंडेटेड। ये है सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस एक्ट की, कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है
तो कंसेंट चाहिए भाई 80% अफेक्टेड पीपल का। और अगर है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स तो ओएनजीसी, लाइक फॉर एग्जांपल ओएनजीसी एटसेट्रा, तो दिस कंसेंट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है ना, नॉट मैंडेटेड कंसेंट फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये जब कॉन्सेप्ट समझाया तो मैं इसको सिंपल भाषा में समराइज कर देता हूँ कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें करता है। फर्स्ट थिंग, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिनोट करता है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिनोट करता है, जिसका मीनिंग है कि लैंड जो है बिना, मतलब जो लैंड एलोकेट किया गया है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के नाम से, ठीक है, तो उसको हम नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग बोला गया, इट रिकॉग्नाइज क्या, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनका एक तरह से उनके राइट जो है उस फॉरेस्ट के अंदर वो रिकॉग्नाइज करता है। थर्ड थिंग, अगर जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनके लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंड एलोकेट कर देता है ये। चौथा, रिहैबिलिटेशन के लिए बोलता है कि बिना रिहैबिलिटेशन के आप ट्राइबल कम्युनिटी को इविक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसा आपको लगा ये मतलब ये वीडियो, एंड आई विल ट्राई टू मेक more videos regarding these questions, and honestly in the next 3 to 4 videos I will try to cover the environmental laws. Okay, so all the very best.